हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू डाउटनट। सो बेटा, आज हम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है, मैंने आपको बोला था कि हम मंडे को भरने वाले थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से माफ़ करिएगा उस चीज़ के लिए कि आप लोग वेट कर रहे थे कि कल हम लोगों को भरना था, लेकिन मैं कल नहीं आ पाया था। सो आज हम वो जो सेशन जो था लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम बच्चे ऑलरेडी कई भर भी चुके होंगे, है ना। और एप्लीकेशन फॉर्म आप में से मैक्सिमम बच्चों ने भर भी दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर ए टू जेड एक एक स्टेप में आपको बताता जाऊँगा कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट होता है, फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होता है, आप चैट सेक्शन में लिखिएगा। अभी नहीं, पहले एक बार मैं बता देता हूँ, पूरी प्रोसेस सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स अपन क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्त। सो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा, ठीक है जी। आइए, नीट एप्लीकेशन फॉर्म की जो वेबसाइट है इस बार चेंज थी, वो थी neet.ntaonline.in, ठीक है, आपको पता होगा neet.ntaonline.in। जैसे यहाँ पर आप जाते हैं, जाने के बाद में आप यहाँ पर ये आपके पास में विंडो खुल जाती है, इसमें आपके न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करते हैं। उससे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों हैं आपके पास में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपकी विंडो खुल जाती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है। अब इस प्रकार की जब विंडो खुलती है तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भैया जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस जो होगी वो 1700 रुपये होगी। उसके अलावा आपकी EWS या OBC के लिए टोटल फीस जो है वो कितनी है? 1600 रुपये है। और उसके अलावा SC ST और PWBD जो कैटेगरी जो है उसके लिए कितनी है? 1000 रुपीज़ फीस है, ठीक है। ये देखने के बाद नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो पहले से तैयार रखिएगा। मेन चीज़ें जो चाहिए आपको वो क्या होनी चाहिए? आपकी एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, है ना, रीसेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी लगा दी है, रीसेंट, है ना, जिसमें नीचे आपका नेम होना चाहिए और डेट होनी चाहिए जो रीसेंट डेट हो, अभी की डेट हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास में एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। उसके अलावा स्कैन होना चाहिए, सारी चीज़ें जो हैं JPG में होनी चाहिए, यहाँ पर लिखी हुई है कितने कितने KB की होनी चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। और आपके पास में PWD अगर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा गया। तो कुल मिलाकर 5 चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। क्या? एक तो रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, उसके अलावा फोटोग्राफ विद सिग्नेचर होनी चाहिए, मतलब आपके पास सिग्नेचर की एक फ़ोटो होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास में PWD कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो वो आपके पास में होनी चाहिए। ये करने के बाद में सीधा आप नीचे आएंगे, आपने यहाँ पर क्लिक करना है कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन देख ली है। उसके बाद में आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर एक कॉलम खुलता है, ये वाला। इस कॉलम में लिखा हुआ है कि भैया आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं किसके थ्रू? आधार कार्ड के थ्रू। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आधार नंबर कि मेरे पास आधार नंबर है, उस आधार नंबर के थ्रू मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। या आपके पास डिजी लॉकर अगर है, उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डाल रखे हैं, तो आप डिजी लॉकर के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स हैं उसके थ्रू जा सकते हैं। मेजरली आप इसी पर ही जाइएगा, पहले वाले पर जाइएगा, लेकिन कई बच्चों के आधार से वो लिंक नहीं हो रहा था, तो जिनके पास पैन कार्ड है वो पैन कार्ड से भी जा सकते हैं, जिनके पास आधार कार्ड नंबर है उससे भी जा सकते हैं। आधार कार्ड से चले जाएंगे तो कई बार OTP आने में थोड़ा सा डिले होता है, वो 10 मिनट के लिए OTP वैलिड होता है। तो आप आधार कार्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। जैसे नंबर डाल देंगे, जनरेट OTP पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा, OTP आपने मेंशन करना है और फिर उसके आगे आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, ये इस तरीके से, ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। जैसे ही आपने यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आपने आधार नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया। आधार नंबर मेंशन करने के बाद एक OTP आएगा। OTP जैसे ही आपके पास आएगा, OTP आप यहाँ पर भर देंगे और भरने के बाद यहाँ पर वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वैलिडेट OTP पर आप क्लिक कर देते हैं, आपके पास अगली विंडो ऐसी खुल जाएगी।
अब ये जो विंडो जो खुलेगी इसमें ऑटोमेटिकली जो है आपके आधार नंबर में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जेंडर, ये ऑटोमेटिकली यहां पर फिल हो जाएगा। जो आपके आधार नंबर से जो भी इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है वो सारी की सारी यहां पर। फिर उसके बाद में आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। आपने अपना नाम यहां पर मेंशन करना है, वो भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। अपने पिता का नाम यहां पर डालेंगे, मदर का नाम यहां पर डालेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, ये मैंने ब्लैक इसलिए कर रखा है क्योंकि ये मैंने खुद कल रात को अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल के मैंने खुद का रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पर डालेंगे। डन। उसके बाद आप यहां पर डालने के बाद में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया आपने, अपनी मदर का नेम, अपने फादर का नेम, अपना नेम, फिर उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप। उसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में पहचान का प्रकार आपसे पूछेगा, आपकी पहचान का प्रकार आप क्या डालने वाले हैं यहाँ पर। तो आपके पास जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे आपकी 12th की मार्कशीट होएगी, पैन कार्ड होएगा, जो भी आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए वो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पैन कार्ड डाल दिया। फिर पैन कार्ड डालने के बाद मैंने यहाँ पर पैन कार्ड अपना नंबर जो है वो यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। डालने के बाद में अगला जो स्टेप जो आएगा, ये करने के बाद में, सबमिट करने के बाद में फिर अगला स्टेप जो आता है वहां पर ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दिख जाती है कि हाँ भाई मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन डाली थी, ये मेरा नाम है, ये पिता का नाम है, ये पहचान मैंने आइडेंटिटी डाली है, जेंडर हो गया, जन्म तिथि हो गया, मदर का नेम हो गया, और जो मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डाला था, जैसे पैन कार्ड डाला था, तो ये मेरा पहचान का ये नंबर हो गया, पहचान पत्र का। फिर उसके बाद आप पता डालेंगे। अब पता जो है उसमें कई बच्चे बड़े कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि सर पते में क्या डालें। सर हम रहते यूपी में, हमारा जो परमानेंट एड्रेस जो है वो यूपी का है, हम पढ़ राजस्थान में रहे हैं, तो क्या डालें? दोनों चीजें डालिए। आप परमानेंट जो है वो एड्रेस पूरा डालिए और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो डालिए। अगर आप दोनों अलग अलग जगह रह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे दोनों जगह के, कि जो आप वहां पर अभी जब बाद में आप यहां पर देखेंगे कि चूज कौन सी करनी है आपको सिटी, तो सिटी कौन सी चूज कर पाएंगे, आप दोनों जगह में कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है वहीं पर आप पढ़ रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप यहां पर अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक सहूलियत ये मिल जाएगी आपको कि आपको दोनों जगह की सिलेक्टेड सिटी चूज करने का एक मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपना पता, अपना राज्य, पिन कोड, मोबाइल नंबर, देश, जिला, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी वही डालनी है जिसका पासवर्ड आपको पता हो, है ना, या रख लेना उसको, अपनी जो ईमेल आईडी है उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। ये आपने करना है। तो आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस जो है अगर अलग अलग है तो अलग अलग भर दीजिए, एक है तो एक ही भर दीजिए, ठीक है दोस्त। दूसरा, पिछले साल जो था बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि वहां पर आपसे प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ मांगा गया था। इस बार कोई ऐसा प्रूफ नहीं मांगा गया है। तो इस बार बहुत सीधी एप्लीकेशन फॉर्म है, कुछ ज्यादा ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो चीज चाहिए, स्कैन कॉपीज जो है मेजरली वही सारी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, आपसे कोई EWS सर्टिफिकेट नहीं मांगा, आपसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, अभी कुछ नहीं मांगा है आपसे, कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। ये कब मांगा जाएगा? ये काउंसलिंग के टाइम पे मांगा जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो कंफ्यूज्ड हो रहे थे, सर गैप सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट, अभी कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है। सिंपल, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। दूसरा एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था सर कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कुछ और है, डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और मेरी 12th की मार्कशीट में या 10th की मार्कशीट में कुछ और है, ऐसा। अब ये तो आपने गलती करी है ना दोस्त, तो इसको सुधरवाना पड़ेगा। आप आधार सेंटर पर जाइए और उस गलती को जल्दी से जल्दी सुधरवाइए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये इस तरीके से कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम में आपने क्लिक करना है कि मेरा नाम मैंने सही भरा है, पिता का नाम सही भरा है, मदर का नाम सही भरा है, डेट ऑफ बर्थ सही भरी है, जेंडर सही भरा है, पता जो है वो सही भरा है, देख लेना है आपने, मोबाइल नंबर सही भरा है, ईमेल आईडी सही भरा है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर ऐसा दीजिए जिस पर आपके पास OTP आए, ईमेल आईडी ऐसा दीजिए जो आप लंबे टाइम तक यूज में ले रहे हैं, उसका पासवर्ड आपको पता है। डन। ये करने के बाद एग्री पर क्लिक कर दीजिए और एग्री पर क्लिक करने के बाद में सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे एक OTP आएगा, OTP आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, OTP लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म
यहां तक की पहली स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपके पास में एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, साथ ही साथ यहां पर पासवर्ड भी आपको करना पड़ेगा कि ये मेरा पासवर्ड है। अब वो पासवर्ड और वो एप्लीकेशन नंबर ये दोनों आपको संभाल कर रखने हैं। ये आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा। जैसे ही मेल आईडी पर आ जाता है ये ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद ये एक पिन यहां पर लिखी होती है, इसको भर देंगे, वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद में आपके पास ओटीपी आ जाएगा, आपका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर कर लिया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अब यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अब सारी की सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन यानी पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें एप्लीकेशन जो है वो पूरी भरनी पड़ेगी और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे और फिर उसके बाद में अपना अमाउंट पे करना पड़ेगा। आइए, रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, अब हमें एप्लीकेशन जो है वो सारी की सारी भरनी है। अगेन पता फिर से, लोकेलिटी, देश, राज्य, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी चीजें आपने फिर से भरनी है। फिर उसके बाद में आपने एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस दोनों भर दिए हैं। भरने के बाद में पिन विन ये सब कुछ भरने के बाद में आपने यहाँ पर जो कैप्चा जो आ रहा है इसको भरना है। यहाँ पर जो पिन आएगा ये यहाँ पर आपने वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर वापस से आपके पास आएगा अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, राष्ट्रीयता, पहचान पत्र। अब पहचान पत्र में जो आप पहचान पत्र लगा रहे हैं वैलिडेट होना चाहिए आपके पास में, उसकी संख्या आपके पास में होनी चाहिए। जो भी आप पहचान पत्र लगा रहे हैं, मैंने यहां पर पैन कार्ड लगाया तो यहां पर मेरे पास उसका नंबर था, वो मैंने यहां पर लगा दिया था। अब इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी 12th जो है वो कहां से करी थी। 12th जो है किस राज्य से करी थी, राज्य आपने भर देना है। अपनी श्रेणी आपने बता देनी है, अपनी कैटेगरी आपने बता देनी है। क्या आपको डायबिटीज है, हाँ या ना, क्लिक करना है। आपका रेजिडेंस कहाँ का है, आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो कहाँ का है। फैमिली की एनुअल आय कितनी है, फैमिली में अगर पिता कमा रहे हैं तो वो लिखनी है, पिता और माता दोनों कमा रहे हैं तो वो लिख देनी है आपकी, यानी एनुअल इनकम आपकी फैमिली की कितनी है। क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हां तो हां कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहचान पत्र, अगेन वापस से पहचान पत्र लगाना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, यहां तक की चीज मैंने आपको बता दी है। तैयारी का मोड क्या है, आपने तैयारी कैसे करी है, ऑफलाइन करी है, ऑनलाइन करी है, ट्यूशन से करी है, किस तरीके से करी है, यहां पर क्लिक कर देंगे। किस देश के निवासी हैं, यहां पर क्लिक कर देंगे। क्या आप नीट 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। अब यहां पर आप डिपेंड करता है कि अगर आप जिस रिलीजन से हैं, आप चाहते हैं कि भैया जो नीट का जो ड्रेस कोड है मैं उसके विपरीत पहनकर जाऊं तो हाँ लिख दीजिए, ठीक है। जैसे बुर्का पहनकर जाना है तो उसमें, नहीं तो बेटर ये रहेगा कि नो पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मैं अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता हूं, जो ड्रेस कोड है वो मैं पहनकर जाऊंगा, ठीक है। यहां पर कैप्चा आएगा, फिर उस कैप्चा जो आया है वो जो नंबर आया है उसको यहां पर फिल कर देंगे और आगे एग्री करने के बाद में सेव करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर दीजिए, और अगर हैं तो यहां पर अगर यस कर देंगे आप, यहां पर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा प्रकार है, लोकोमोटरी डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, कौन सा डिसऑर्डर है, आपको कितनी प्रतिशतता है। तो आप में से जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड होएगा आपके पास एक कार्ड होएगा जो आपने बनवाया होगा। उस कार्ड में मेंशन होता है कि मेरी जो परसेंटेज है फिजिकली हैंडीकैप्डनेस की वो कितनी है, वो आप यहां पर भर देंगे। 1 to 39% है कि 40 से 80% है। तो यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, 1 से लेकर 39% की हैंडीकैप्डनेस है या 40% से 80% की यहां पर हैंडीकैप्डनेस है। यहां पर क्लिक कर देंगे, वो आपके कार्ड पर मेंशन होता है जो आपने कार्ड बनवाया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर परसेंटेज लिख देनी है, यहां पर कितनी परसेंटेज है आपकी, एग्जैक्टली उस कार्ड में जो परसेंटेज है वो यहां पर परसेंटेज लिख देंगे। लिखने के बाद में यहां पर फिर वापस से कैप्चा आएगा, उस कैप्चा को यहां पर भर देना है। मींस यहां पर एक छोटा सा या नंबर आएगा, उस नंबर को यहां पर भर देना है। भरने के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ने के बाद वापस से अब यहां पर क्वेश्चन आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सर नीट यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पेपर जो है उसका मीडियम क्या है। आप इंग्लिश है,
आपका हिंदी है, किस प्रकार का मीडियम जो है उसमें आप क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं। सो इट्स बेटर कि हिंदी कर दीजिएगा। हिंदी इस वजह से करेंगे, कई बार आपको बताया हुआ कि हिंदी का जो पेपर जो आता है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मेंशन होती है ना। और बेसिकली आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम क्लिक करिए, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम क्लिक करिए, ठीक है। अब यहां पर आपके पास परीक्षा के लिए जो पहला चॉइस जो होएगा आपके पास, कौन से राज्य में आप देना चाहते हैं, तो आप जो भी आपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दिया है उसके अनुसार आप यहां पर फिल कर देंगे कि सपोज मैं राजस्थान से हूं, राजस्थान में पहला जो चॉइस जो है मेरी सिटी जो है वो मैंने ये भर दी है, फिर उसके बाद दूसरा जो है मैंने यहां पर ये भर दी है, ठीक है जनाब। अब यहां पर फादर का ऑक्यूपेशन बताना कि फादर जो है वो क्या है, गवर्नमेंट सर्विस में है, बिजनेसमैन है, क्या करते हैं, और उनकी डिग्री क्या है, कि वो उनकी योग्यता क्या है, क्या उन्होंने क्या कर रखा है, मैट्रिक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। सेम टू सेम मदर के लिए कि मदर जो है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनकी योग्यता क्या है और उनका व्यवसाय क्या है। ये करने के बाद में अगेन वापस से यहां पर फिर से एक नंबर होएगा, नंबर भरना है और आगे कंटिन्यू करना है। चलिए कंटिन्यू करने के बाद में अब इसके बाद में आपसे चीजें पूछी जाएगी कि 10th में आपकी कितनी परसेंटेज थी, 11th में कितनी परसेंटेज थी, 12th में कितनी परसेंटेज। तो अपनी 10th के बारे में सारी की सारी जानकारी देनी है। 10th आपने कब पास करी है ना, और ये कौन सा बोर्ड था, कौन सा ईयर था पासिंग का, स्कूलिंग कहां से करी है, उस स्कूल का नाम क्या है, जिला क्या है, राज्य क्या है, ये सारी चीजें आपने भर देनी है। रोल नंबर जरूरी है, रोल नंबर अपना निकाल कर रख लीजिएगा। 10th की जो आपकी मार्कशीट होगी उसमें रोल नंबर होएगा, वो मेंशन करना है। और रिजल्ट का मोड क्या था, क्या आपके परसेंटेज बेस्ड था। ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम में जितने भी बच्चे हैं 10th का जो मोड जो होएगा वो कैसा होएगा, परसेंटेज बेस्ड था। लेकिन कई जो होंगे उनका कैसा होएगा, सीजीपीए सिस्टम भी होता है, जो सीबीएसई में होता है उनका सीजीपीए सिस्टम होएगा। तो आप पे डिपेंड करेगा आपकी कितनी सीजीपीए आई थी। अगर सीजीपीए आई है तो उसके अनुसार भर देंगे। परसेंटेज मोड है तो परसेंटेज मोड पर आपको बताना पड़ेगा कि भैया मेरे इतने नंबर थे और इतने कितने में से कितने नंबर थे। तो पूछ लिया जाएगा कि आपके टोटल कितने नंबर थे और कितने में से थे, वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज निकल आएगी। सेम टू सेम 11th के लिए भरना। अब 12th पर आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज कहां पर आएगी, 12th पर आएगी। जैसे ही आप 12th पर आते हैं तो उत्तीर्ण की स्थिति यानी पास स्टेटस जो है, अब यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो अपीयरिंग आएगा यानी इस साल आप 2024 में 12th का एग्जाम देने वाले हैं या आपने दे दिया है, जैसे बिहार बोर्ड में हो चुका है एग्जाम, है ना, या यूपी बोर्ड में अभी होने वाले हैं। डन। तो आप इस साल फ्रेशर एक तरीके से, ये आपका पहला अटेम्प्ट है किस चीज का, नीट 2024 आप पहली बार दे रहे हैं, ठीक है, ड्रॉपर नहीं है, आप पहली बार दे रहे हैं, 12th के साथ में दे रहे हैं। तो यहां पर अपीयरिंग पर क्लिक कर देना है। लेकिन हां, अगर आप 12th पास कर चुके हैं, आप ड्रॉपर हैं, तो फिर यहां पर आपसे पूछे जाएंगे कोड। अब यहां पर दिक्कत आ रही है कहां पर, कोड्स पे। सर कोड कौन सा भरे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं स्पेसिफिकली यहां पर कोड लिख कर लाया हूं, कौन कौन से कोड आपने लगाने हैं वहां पर। देखिए, अगर पहली बात तो ये हो गया, कोड 1 ऑटोमेटिकली आपका कब हो जाएगा, जब आप 12th अपीयरिंग है, यानी आप इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, इस साल आपने 12th का एग्जाम दिया है या देने वाले हैं, मतलब अभी 2024 में, तो वो ऑटोमेटिकली अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे, वो अपने आप कोड 1 ऑटोमेटिकली लग जाएगा वहां पर, ठीक है। अब यहां पर कई बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है और बायोलॉजी हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट है, क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ओपन कैटेगरी अलाउड नहीं है, साफ साफ आप इंफॉर्मेशन बुकलेट में जब आप पढ़ेंगे तो ओपन जो है वो अलाउड नहीं है। चल, ये तो हो गई कोड 1 की बात, नॉर्मल सा है कि आप 12th अपीयरिंग है, आपके पास बायोलॉजी अगर एडिशनल है तो भी वैलिड है, नहीं है आपके पास सिंपल बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कोड 1 ऑटोमेटिकली लग जाएगा जब आप अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप पास हैं, आपने मान लो पिछले साल 12th पास करी थी या उससे पहले करी थी या उससे पहले कभी भी करी थी, है ना, मान लो 10 साल पहले करी थी, 20 साल तो चलो ठीक है, जितने भी साल आपने पहले करी, क्योंकि इस बार लिमिट तो है नहीं, आपको पता है। तो बात आ रही है कोड 2 कब लगाएंगे। अब कोड 2 जो है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने 12th पास करी, मान लो 2023 में आपने पास करी थी, है ना, 2023 में फरवरी मार्च में आप लोगों ने पास करी थी, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, कोड 2 लगाना है। या पहले करी थी, 1-2 साल पहले आपने 12th पास करी थी, तो उस कंडीशन में आपको 12th पास कर रखिए, तो उस कंडीशन में आपको लगाना है कोड 2। अब बात आ रही है यहां पर क्या, गैप सर्टिफिकेट। इस बार गैप सर्टिफिकेट जो है
पिछली बार भी था, अभी भी है ना। ये गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब ये गैप सर्टिफिकेट कई बच्चों के दिमाग में वो हो रहा है कि सर गैप सर्टिफिकेट कहां से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, ये गैप सर्टिफिकेट कहां से लगवाना पड़ेगा। तो ये जो गैप सर्टिफिकेट जो है, इसका एक परफॉर्मा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आज डाल दूंगा गैप सर्टिफिकेट का, ठीक है। जो भी 12th पास्ड हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 12th पास की हुई है, जो ड्रॉपर, एक तरीके से अगर मैं बोलूं कि आपने ड्रॉप लिया हुआ है, ठीक है, आप ड्रॉपर हैं, तो गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं लगाना, ये जब काउंसलिंग होएगी तब लगाना पड़ेगा। तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। परफॉर्मा जो है, गैप सर्टिफिकेट जो है, उसका एक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वो गैप सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करिए, उसको हाथों से भरिए। भरने के बाद जो आपके वहां पर तहसील जो होएगी या जो कोर्ट जो होएगा, वहां पर जाइए और वहां पर एफिडेविट जो है, वहां पर बैठते हैं, वहां पर लॉयर्स बैठते हैं, उनसे वो गैप सर्टिफिकेट पर वो सिग्नेचर करवा लीजिए और ये आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। तो बहुत इजी होता है, इसके लिए कोई ऐसी कोई मारामारी सी नहीं है, सर अभी बनवाएं अभी बनवाएं अभी बनवाएं, नहीं, अभी नहीं बनवाना है। इसकी जरूरत जो होगी वो कब होगी, काउंसलिंग के टाइम पर होगी। हाँ, बनवा कर रख लीजिएगा, कुछ दिनों बाद बनवा लीजिएगा इसको, गैप सर्टिफिकेट को जब खाली हो उस दिन गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। चलिए, ये तो हो गई कोड 2 की बात। अभी रख लीजिएगा, अभी अपने डाउट्स जो है, अभी थोड़ी देर में मैं आपसे पूछ लूंगा क्या क्या डाउट्स हैं। अभी पहले सुन लीजिए, कोड 3 जो है सेम टू सेम कोड 2 है, बस इतना सा फर्क है। कोड 3 उन बच्चों के लिए है जो कर्नाटका बोर्ड से हैं, जो 12th पास्ड है, यानी सेम टू सेम है। जो 12th पास्ड है, कहीं से भी है, ये आपने कोड 2 लगाना है। स्पेसिफिकली अगर आप कर्नाटका बोर्ड से हैं और 12th पास्ड है, यानी ड्रॉपर हैं, तो आप कोड क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। डन। तो कोड 3 जो है स्पेसिफिसिटी बताता है किस चीज की, कर्नाटका बोर्ड के लिए। नेक्स्ट कोड 4 की तरफ बढ़ते हैं। कोड 4 जो है वो उन बच्चों के लिए है जो, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो मान लो जो फॉरेन में जाते हैं, है ना, फॉरेन में जैसे रशिया, यूक्रेन और इधर जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पर तो वो एक एग्जाम देते हैं, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन देते हैं। डन। तो वो अगर इस नीट 2024 के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो लगाएंगे कोड 4। या आप अगर बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या बी फार्मा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आप क्या लगा सकते हैं, कोड 4 लगा सकते हैं। डन। तो ये कोड 4 इन बच्चों के लिए जो ये कर रहे हैं। अब पर्टिकुलरली अगर आप कर रहे हैं बीएससी, क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी से क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, और वो बीएससी करते हुए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से 2 मिनिमम सब्जेक्ट होने चाहिए। या तो आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए या आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन, या केमिस्ट्री बायो का कॉम्बिनेशन, या फिजिक्स बायो का कॉम्बिनेशन, यानी मिनिमम 2 कॉम्बिनेशन आपके पास बीएससी में होने चाहिए। प्लस साथ साथ आपके पास में इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में अभी आपकी बीएससी कंप्लीट नहीं हुई है, आप बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं और आपके पास इन 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट जो है वो मिनिमम होने चाहिए आपके पास में, प्लस आपके साथ में इंग्लिश भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हो जाएगा कोड 5। तो उस कंडीशन में आप यूज में लेंगे कोड 5। नेक्स्ट, अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर ली है, आपने बीएससी जो है वो पास कर ली है, बीएससी कंप्लीट कर ली और आपके पास में सेम टू सेम वही कंडीशन है कि पीसीबी में से आपके पास में मिनिमम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए प्लस इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, बीएससी पास कर लिया, तो आप लगाएंगे कोड 6। और लास्ट है कोड 7। ये एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है। कोई भी एनआरआई स्टूडेंट्स जो इंडिया में आकर अभी इस नीट के एग्जाम को भरने वाला है तो वो लगाएगा कोड 7। तो इस तरीके से ये टोटल कोड्स हैं। वापस से बोल देता हूं, जो 12th इस साल देने वाले हैं अपीयरिंग, कोड 1 ऑटोमेटिकली आप अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कोड 1 लग जाएगा। कोड 2 आप 12th पास है, आपने चाहे पिछले साल करी है, उससे 10 साल पहले करी है, 15 साल पहले करी है, तो आप कोड 2 लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसका परफॉर्मा मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर दीजिए और उसका बनवा लीजिए उसको, ठीक है।
बता दूंगा, पूरी प्रोसीजर बता दूंगा कैसे बनवाना है। कोड 3 जो है आप 12th पास्ड हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आप कर्नाटका बोर्ड से हैं तो कोड 3। कोड 4 अगर आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग, जो कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या होएगा, कोड 4 होएगा। अगर आप सिंपल बीएससी कर रहे हैं, जैसे लाइफ साइंस से कर ली है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास ये 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट मिनिमम होने चाहिए, प्लस इंग्लिश होनी चाहिए। आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में तो कोड 5, आपने बीएससी पास कर ली है तो कोड 6, कोड 7 एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए। तो ये टोटल आपके 7 कोड है जो मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूज कर रहे थे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इस तरीके से आप यहां पर उत्तीर्ण की स्थिति पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपीयरिंग है या ड्रॉपर हैं, पास्ड हैं। आप पास जैसे ही करेंगे तो उसके बाद आपसे कोड पूछ लेगा, कौन सा कोड लगाना चाहते हैं। बाकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी कि अगर आप पास हैं तो आपका रोल नंबर क्या था, स्कूल क्या था, कॉलेज स्कूल कौन से जिला में था, स्कूल का नाम क्या है, कितने मार्क्स आए हैं, वो सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में फिर वापस से नंबर है और यहां पर वेरिफिकेशन आपने डाल देना है। डन। ये करने के बाद में देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने यहां पर किया था, मैंने दोनों ऑप्शन करके देखे थे। यहां पर क्लिक किया तो अपीयरिंग आया, अपीयरिंग आया तो अपने आप क्या लग जाता है, कोड 1 लग जाता है। और अगर अपीयरिंग नहीं है, यहां पर पास्ड है, तो फिर आपको यहां पर सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये कोड मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। टोटल 7 कोड है जो आपके बुलेटिन में बता रखे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आती है इंफॉर्मेशन, आगे बढ़ने के बाद में वो आती है, क्या आपका कोई जुड़वा भाई बहन है? अगर नहीं है तो नो, अगर है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी यहां पर। डन। क्या आप नीट के पहले, इस एग्जाम से पहले, क्या आपने पहले एग्जाम दिया है? अगर हां तो आपको अटेम्प्ट बताने पड़ेंगे, मैंने कितने अटेम्प्ट दिए, 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिए। अगर नहीं तो बस सीधा सीधा ये नंबर उठाइए, यहां पर डालिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद में बस अब सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि भैया आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ और राइट और लेफ्ट फिंगर्स का और थंब का इंप्रेशन जो है, जिसकी आपने फोटो खींच रखी है, जेपीजी इमेज है, ये उनकी लिमिट बता रखी है कि फोटो जो है उसकी लिमिट 10 से 200 केबी की होनी चाहिए, सिग्नेचर जो है 4 से 30 केबी का होना चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज का 10 से 200 केबी, राइट और लेफ्ट की फिंगर्स और थंब का जो है वो 4 से 30 केबी का होना चाहिए। यहां पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में फिर उसके बाद में फाइनली आपके पास में ये फाइनल डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में सीधा आपके पेमेंट लिंक पर पहुंचेंगे। पेमेंट जो है आप यूपीआई मोड से कर सकते हैं, जो भी जिस कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से 1700, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से 1600, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से है तो 1000 रुपए। ये सिंपल सा था एप्लीकेशन फॉर्म। कोई अभी गैप सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। ये 4 चीजें लगानी है। हां, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो वहां पर आपको वो सर्टिफिकेट वहां पर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कितनी परसेंटेज में आपका हैंडीकैपनेस है। ये था आपका सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म। अब इसके बाद जिन बच्चों को जो भी दुविधा है, जो भी परेशानी है, वो बिंदास आप पूछ सकते हैं। सर 2008 वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। सर पोस्ट कार्ड साइज पर भी फोटो, नाम और ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अब बेटा चेंज कराने आपको जहां जाना पड़ेगा वो तो जाना पड़ेगा, मैं तो नहीं जाऊंगा ना। गलती करिए तो अब उसको सही तो करवाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, एक एक करके। सर जाति प्रमाण पत्र, मेरे दोस्त अभी जाति प्रमाण पत्र की इस एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरत नहीं है। हाँ, काउंसलिंग के टाइम पे जरूरत पड़ती है, तो ट्राई करिएगा। ये जो जाति प्रमाण पत्र जो होता है, सेंट्रल का लगा लीजिए। आपके पास अगर स्टेट का है तो सेंट्रल का बनवा लीजिए, और अगर स्टेट का है तो वो भी चलेगा। इट्स बेटर कि आप जो है जाति प्रमाण पत्र जो है अप्रैल के बाद में बनवा लीजिएगा, क्योंकि वो 1 साल तक वैलिड रहता है ना। तो अप्रैल में बनवा लीजिएगा। जैसे अगर आपने फरवरी में बनवाया है तो वो भी वैलिड होएगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप अप्रैल में बनवा लेंगे तो वो पूरा 1 साल तक आपका काम में भी आ जाएगा। आप जाइए, सिंपल सा होता है। देखो, जाति प्रमाण पत्र, ये गैप सर्टिफिकेट, ये एफिडेविट जो है, इनके सारे परफॉर्मा में डाल दूंगा सारे के सारे, ठीक है। लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पर जरूरत पड़ेगी। आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, तहसील में जाकर उनसे ठप्पा लगवा लीजिए कि भैया ये मेरे को बनवाना है। वहां पर जाइए, जो वहां पर बैठे हैं, कोर्ट में वकील बैठे हैं, उनसे बोलिए कि मेरे को ये बनवाना। 5 से 10 मिनट में वो सारे के सारे काम पूरा हो जाता है।
सर मैं 11th क्लास में हूं, मैं दे सकता हूं? नहीं दोस्त अभी नहीं, आपका 12th या तो अपीयरिंग होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज सर, डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? सीधा सीधा 31/12/2007 या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ये हो या इससे पहले की हो, या तो आपकी ये हो या इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ हो, तो आप नीट का एग्जाम 2024 का दे सकते हैं। तो अब आज के बाद ये मत पूछिएगा कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। मेरे भाई अगर तो 31/12/2007 से 31/12/2007 को या 31/12/2007 से पहले पैदा हुआ है तो बिल्कुल दे सकता है। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ भैया क्या क्या पूछ रहे हो? एक तो धड़ 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 कमेंट भाग रहे हैं। एक सेकंड। दुंग 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 दुंग। सर मैं बीएससी में जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री है, क्या करें? भैया आपको बता तो दिया, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री है, हो तो गया दोस्त। जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री है बीएससी में। बीएससी में अगर तुम पास हो तो कोड 6 लगाओ, अगर फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो कोड 5 लगाओ। आपके पास बीएससी में बायो की 2 ब्रांच हो गई हैं, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई और केमिस्ट्री हो गई। बोला तो है मिनिमम आपके पास 2 ये होनी चाहिए, खत्म। हाँ जी सर मैं फॉर्म भर सकता हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5/4/2007 है। मेरे दोस्त मैंने अभी अभी यहां पर कुछ लिखा है दोस्त, यहां पर ये अगर आपकी, अब आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना कि आप 31/12/2007 से पहले पैदा हुए हैं तो आप बिल्कुल भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ जी सर 12th में कितने नंबर होने चाहिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ फेल नहीं होने चाहिए, पास होने चाहिए। सर 11th में बायोलॉजी नहीं है, 12th में एडिशनल है। हाँ दे सकते हैं दोस्त, एडिशनल दे सकते हैं, बस ओपन कैटेगरी से जो है, अगर आप ओपन कैटेगरी से तो वहां पर पर्टिकुलरली लिखा हुआ ओपन कैटेगरी अलाउड नहीं है। यहां पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यहां पर क्या, अब यहां पर जैसे जाएंगे कोड 2 में, जैसे आप यहां पर देखेंगे कैंडिडेट्स हु हैव पास 12th फ्रॉम ओपन स्कूल as a private candidate shall not be eligible to appear for NEET test. Done? साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर। हाँ सर ये फॉर्म भरेंगे तो क्या एग्जाम 2025 में देंगे? वाह बेटा वाह, बहुत ही बढ़िया, क्या गजब का क्वेश्चन पूछते हो ना। सर बीएससी छोड़ दिया है तो कौन सा डालूं? बीएससी छोड़ दिया है, कौन से ईयर में था दोस्त? पास अगर नहीं करी है तो ठीक है, सीधी सी बात है, 6 नहीं डालेगा 5 डालेगा, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट में मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भैया, तुमको गैप सर्टिफिकेट में मेंशन करना पड़ेगा इतने लंबे समय तक या 3-4 साल तक आपने नहीं दिया है तो इस दौरान आपने क्या किया था, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपने छोड़ दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अप्लाई तो किया था ना। हाँ जी, और सर फोटोग्राफ कैसे अपलोड करेंगे, डिटेल में बता दीजिए। बेटा फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए या तो देखिए आप साइबर कैफे के पास जा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं जा रहे हैं आप अपने घर से कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए मोबाइल में दोस्त? आपके मोबाइल में ये 4 चीजें आपके मोबाइल में होनी चाहिए। क्या? एक तो फोटोग्राफ, स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है, वो फोटोग्राफ इस साइज की होनी चाहिए। अगर इस साइज की नहीं है तो ऑनलाइन गूगल पर जाइए और डाल दीजिए रिड्यूस साइज ऑफ फोटोग्राफ। जैसे ही आप जाएंगे आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, वहां पर अपनी उस फोटो को डालिए, रिड्यूस हो जाएगा साइज, जिस रेंज में चाहिए वहां पर रिड्यूस हो जाता है। फोटोग्राफ कैसे डालेंगे? सीधी सी बात है, अपने फोन में रख, सामने फोटो तेरे पास है, हाँ तेरे पास स्कैनर है, स्कैन कर ले, उसकी साइज जो है इतनी रखनी है। फोटो में से उसकी जैसे यहां पर चूज करेगा, यहां पर क्लिक करके तेरे फोन की जो मेमोरी है उसमें से वो अपने आप ले लेगा। सर फॉर्म डेट कब तक रहेगा? 9 मार्च तक रहेगा मेरे भाई। सर बीएससी फर्स्ट ईयर है, वो भी मेंशन जरूरी है क्या? नहीं, मेंशन नहीं करना है, आपको सीधा कोड डालना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका बीएससी फर्स्ट ईयर है तो आपको वहां पर जो 12th में जो वहां पर लिखा हुआ था दोस्त, मैंने अभी अभी आपको बताया था, यहां पर जैसे ही आप यहां पर जाएंगे,
यहां पर उत्तीर्ण की स्थिति जो है, यहां पर आप जैसे लिख देंगे पास्ट, पास्ट जैसे लिख देंगे तो वहां पर आपके कोड मांग लेगा। अब आपने सीधा कोड लगाना है कि भैया मैंने जो है मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर है, तो आपने कोड 5 लगा देना है, खत्म बात। सर जो 11th में प्रमोट हुआ उनका क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। इलेवेंथ वाले अलाउड नहीं है मेरे भाई, या तो 12th अपेयरिंग होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। सर 12th में बायोलॉजी एडिशनल था, हाँ बोल तो दिया, बायोलॉजी अगर आपके पास एडिशनल है आप भर सकते हैं। सर मैंने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है, कोड 4 लगेगा दोस्त। सर बीएससी हिंदी में नहीं, हिंदी नहीं इंग्लिश होना चाहिए। सर गैप सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया बेटा, गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा। ये टेलीग्राम का चैनल है, इस टेलीग्राम के चैनल पर आज मैं आपको डाल दूंगा। ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। यहां पर टेलीग्राम के चैनल पर गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है मैं यहां पर डाल दूंगा, ठीक है। सर ड्रेस कोड, बेटा ड्रेस कोड की अभी कोई जरूरत नहीं है, ड्रेस कोड सिंपल है, अपना टी शर्ट पहन कर जाओ, नीचे पजामा पहन कर जाओ, चप्पल पहन कर जाओ, एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है, बस और कुछ नहीं लेकर जाना आईडी कार्ड के साथ में। सर ईडब्ल्यूएस का क्या करेंगे? ईडब्ल्यूएस का भी फॉर्मेट मैं यहां पर डाल दूंगा, लेकिन उसको आपको बनवाना पड़ेगा। ट्राई करिएगा अप्रैल में बनवाने की, अभी उस चीज के लिए पीछे मत भागिएगा। पढ़ाई की जगह अगर आप इन चीजों में पीछे भागेंगे तो फिर पढ़ाई जो है वो पूरे साल भर की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस जो है वो आप अपने अप्रैल में बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, DAD 246 क्रिकेटर माइनॉरिटी में वहां पर क्लिक करेंगे। हाँ, तो ये डिपेंड करेगा कि FF गेमिंग जो आप जो है वो कौन सी कैटेगरी पर क्लिक कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप जनरल कैटेगरी भर रहे हैं या SC कैटेगरी भर रहे हैं, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ट्राई करिए, जो भी कैटेगरी आप भर रहे हैं उसका वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, है ना, और उसको आप अप्रैल में बनवा लीजिएगा, अप्रैल में। सर सिग्नेचर कम करने के लिए सीधा गूगल पर जाओ और डाल दे रिड्यूस स्कैन्ड इमेज साइज, बस रिड्यूस स्कैन इमेज साइज, जो पहली वेबसाइट खुले वहां पर डाल दे, ठीक है। और जनाब और कोई दिक्कत? सर मेरी इस साल प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, तो क्या मैं इस साल एग्जाम ना दूं और नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो टोटली मैं आप पे बोलूंगा, आप पर डिपेंडेंट है कि आपको इस साल देना है या अगले साल देना। आपकी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, आप अगले साल दीजिए, बट इट्स बेटर कि एक बार है ना एक एक्सपीरियंस कर देखिए कि कैसा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। वहां पर जाइए, माहौल देखिए, आप सोचिए कि आपने जो पढ़ाई करी है उसमें से कितना % आपको याद है, कितना % आप अच्छे से कर पा रहे हैं। मान लो अगर आपकी तैयारी चलो नहीं भी है और फिर भी आपके 300-400 मार्क्स भी आ गए, तो एक बूस्टअप मिलेगा कि यार मेरे 400 मार्क्स आ गए हैं, मैं और अगले साल और अच्छी मेहनत कर लूंगा, तो हो सकता है मैं 600 से ज्यादा क्रैक कर लूं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि एक बार जरूर दीजिए। ड्रॉप के साथ DLERD हो तो कौन सा कोड लगेगा? देखो ड्रॉप के साथ में है, आप कोड सेकंड लगाएंगे, खत्म बात। अभी DLERD क्या है मेरे को नहीं पता है दोस्त ये। हाँ जी सर, गैप कोड जो है बेटा, गैप कोड नहीं है, गैप सर्टिफिकेट है, और ये गैप सर्टिफिकेट जो है ये बाद में बनवाना है। बाद में इन द सेंस ये बनवाने में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का समय लगेगा, है ना। तो उस 1 दिन के समय के लिए अगर तू सारी चीजें भुलाकर, पढ़ाई को छोड़कर अगर इस चीज पर फोकस करेगा तो काम नहीं बनेगा दोस्त। गैप सर्टिफिकेट आपका आराम से बन जाएगा, बाद में बन जाएगा, अभी पढ़ाई पर फोकस करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, ये उसकी भी वीडियो बना दूंगा, बस डन। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, ये जितने भी सर्टिफिकेट जो हैं जो बाद में लगेंगे, काउंसलिंग के टाइम पर लगते हैं, ये सारे सर्टिफिकेट कब लगेंगे? काउंसलिंग के टाइम पर। तो वो जो चीज जो बाद में होनी है उसके लिए अभी टेंशन लेगा, उससे बेटर है जिस चीज के लिए टेंशन लेनी है, पढ़ाई के लिए जो सब्जेक्ट है उन पर फोकस करेगा तो ज्यादा बेटर होगा।
सर मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट 2023 का है, मैं फिर बोल रहा हूं अप्रैल में बनवा लेना कैटेगरी सर्टिफिकेट दोस्त, का अप्रैल में बनवा लेना। और जी सर जेपीजी में कैसे डालें, पीडीएफ तो अपलोड हो जाएगा, कहां पर जेपीजी में कैसे डालें, यहां पर अपने फोन में जेपीजी में सेव करना मेरे दोस्त, फोन में या लैपटॉप में जेपीजी में कन्वर्ट कर ले, ऑनलाइन टूल्स होते हैं, पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्टर, सीधे डालना जो भी आपको चाहिए। जैसे आपके पास पीडीएफ है, अब उस पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो गूगल पर डाल पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्टर या जेपीईजी कन्वर्टर, अपने आप कन्वर्ट कर देगा वो। ट्वेल्थ में मेरे पास बायो है, बीए कर लिया है, दे सकता हूं बिल्कुल, कोड सेकंड लगाना है। सर मैंने ट्वेल्थ के साथ एग्जाम नहीं दिया है तो क्या गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा? यस, काउंसलिंग के टाइम पर लगाना पड़ेगा, अभी फॉर्म में नहीं लगाना है मेरे भाई। बीएससी में हिंदी वाले कोड कौन सा लगाए? हिंदी का कोई कोड नहीं है, इंग्लिश होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी कितना नंबर लाना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कितनी है हैंडीकैपनेस की परसेंटेज कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा दोस्त। लेने वाले तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जिनकी परसेंटेज ज्यादा थी उनको एम्स दिल्ली भी मिल गया था, कितने नंबर पर? 300 नंबर पर भी मिल गया था। नहीं पॉसिबल नहीं है, बीएससी में इंग्लिश होनी चाहिए मेरे भाई। मेंशन आपको कर दिया है मैंने, यहां पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्त, यहां पर इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है, कंपलसरी साफ साफ लिखा हुआ है। कोड 3 जो है उसमें आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी, उसके साथ में इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, चाहिए इंग्लिश, हिंदी नहीं, इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। सर 12th प्राइवेट से नॉट अलाउड दोस्त, साफ साफ लिखा हुआ है, प्राइवेट अलाउड नहीं है। सर मेरा रजिस्ट्रेशन गलत हो गया है। बहुत बढ़िया भाई साहब, तुमको बहुत जल्दबाजी थी ना, वेट तो होता नहीं है। इंग्लिश क्या सब्जेक्ट होना चाहिए? ये सर आराधना साधु, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में होनी चाहिए कुल मिलाकर आपकी पढ़ाई। इंग्लिश ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसे कोई स्पेसिफिक ये नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो तो आप हिंदी में कर रहे हो, नहीं, इंग्लिश में। इंग्लिश इंग्लिश मतलब इन द सेंस इंग्लिश सब्जेक्ट मींस आप पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में आपकी। सर बी फार्मा वाले कोड 2 लगा सकते हैं? दोस्त मैंने आपको साफ साफ बोला है, यहां पर बी फार्मा का जो कोड लगेगा वो कोड 4 लगेगा। क्योंकि वहां पर जब तू गैप सर्टिफिकेट दिखाएगा तो उस गैप सर्टिफिकेट में तेरे को बताना पड़ेगा ना कि भैया मैंने इस दौरान क्या किया, मैंने बी फार्मा करी, मैंने बीएमएस करी, मैंने बीएससी करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये बताना पड़ेगा ना। अब जब तू बताएगा उस गैप सर्टिफिकेट में तो तेरा उस कॉलेज से उस कॉलेज को वहां से तेरा एडमिशन वहां से बर्खास्त करके फिर तेरे को यहां पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, तो ये बताना पड़ेगा ना दोस्त। ऐसे थोड़ा ना है कि मैंने बी फार्मा कर रखा है, मैं सेकंड कोड लगा दूं, मैं ये लगा दूं, मैं वो लगा दूं। चलिए जी, अभी भी जिनके अगर कोई भी डाउट है, अभी भी अगर कोई डाउट बच रहा है आपका, तो साफ साफ मैं बोल रहा हूं, इस सेशन के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख दीजिएगा और कल आकर मैं उस एक एक डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट बच रहा है दोस्त, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद में अपना डाउट नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर कल के सेशन में, क्योंकि कल हम क्या करने वाले हैं, कल जो है हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल हम फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कौन से चैप्टर की? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार जो है, इस चैप्टर की हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस
प्रैक्टिस करने के बाद में लास्ट में फिर जो आपके डाउट जो आज आप लिखेंगे चैट सेक्शन में नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जिसके जो जो डाउट है वो लिख दीजिएगा, मैं उसकी स्क्रीनशॉट लेकर कल वहां पर उन सारे डाउट्स का भी खात्मा कर दूंगा। ठीक है, लेकिन लिख जरूर देना, मेरे को फिर पता नहीं लगेगा। ठीक है, जितने भी आपके डाउट्स हैं अभी चैट सेक्शन में मत लिखना, ये जब बंद हो जाएगी वीडियो तो वीडियो बंद होने के बस 1-2 मिनट के बाद में ही अपना डाउट लिख देना, मैं जरूर उसका कल स्क्रीनशॉट लेकर आपके डाउट को उनको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डन। चलिए तो मिलते हैं कल बेटा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा आराम से तसल्ली से भरिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना इज नॉट नीट में सिलेक्शन हो जाना, हाँ, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म गलत भर देना यानी आपका एक चांस छूट जाएगा नीट में बैठने का। समझ में आ गया? तो सही से भरिएगा, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। जो आप आईडी कार्ड जो लगा रहे हैं उसके नंबर, आधार नंबर या जो भी आप वैलिड आईडी प्रूफ लगा रहे हैं उनके नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एक माइन्यूट सी गलती आपका पूरा एक साल बर्बाद कर सकती है। तो आराम से भरिएगा, तसल्ली से भरिएगा। कोई ऐसी कोई हबड़ा तबड़ी में नहीं भरना है कि मैं जल्दी भर दूंगा तो मेरे को जल्दी से जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होएगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको ज्यादा से ज्यादा सही करने से सिलेक्शन होएगा। डन। एप्लीकेशन फॉर्म इज फर्स्ट स्टेप और ये आपको बताएगा कि आप कितने करेक्ट हैं। ठीक है, कि आपने करेक्शन के साथ में सही सारी चीजें भरनी है। जो छोटी मोटी मिस्टेक्स है उनको ध्यान में रखिएगा, कौन से कोड लगाने, कोड मैंने आपको बता दिए है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, मैंने आपको बोल दिया है, ये डाउट आज के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। कमेंट सेक्शन जो होगा उस कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिएगा, मैं उन सारे डाउट्स को कल नेस्तो नाबूद कर दूंगा। और फिर उसके बाद में कल हम पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की, जिन्होंने नहीं पढ़ा जरूर पढ़कर आइएगा। फिर उसके बाद में कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट आएंगे उनकी स्क्रीनशॉट लेकर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा और जल्दी हम वन शॉट भी लेकर आएंगे पूरा। ठीक है, चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही था। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, धन्यवाद।